हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपके लिए बहुत सारे जीके के प्रश्नों को लेकर आते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग फोकस है किस एग्जामिनेशन पे, तो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, साथ में ही बीएसएससी जो हम लोग का होता है, बिहार सचिवालय का, और बीपीएससी, इन सभी परीक्षाओं को तो फोकस और टारगेट करते ही है। साथ में इस सेशन में हम लोग केवल ऐसा नहीं कि बिहार के एग्जामिनेशन को ही फोकस करते हैं, नहीं, हम लोग का उद्देश्य ये होता है कि साथ में अगर कोई बच्चे एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, तो उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने इस बैच का नाम दिया उड़ान बैच। और आपको उड़ान भरना है, अपने सपनों में उड़ान भरना है, और केवल सपनों में नहीं, सपनों को पाने के लिए उड़ान भरना है। कैसे? तो आप मेहनत करके ही ये काम, वो चीजों को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो ये सेशन है वो आप सेशन नंबर कितना है, 22 है, और इसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। ठीक है, तो हम लोग का ये टैगलाइन ही बन चुका है कि बस इतना डेली पढ़ लो, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं सालों मिस के साथ। मिस आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 22। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे भारत कोकिला का, यहाँ पे बात हो रहा है बिहार कोकिला, मतलब हमारे बिहार से संबंधित। देखिएगा थोड़ा, तो देखो पहले तो कोकिला वर्ड, अगर किसी को कोकिला का उपनाम दिया जा रहा है, कोकिला का संज्ञा दिया जा रहा है, इट मीन्स कि उनके कविता से संबंधित होगा, उनके आवाज से संबंधित होगा, या फिर उनके गायन से संबंधित होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि बिहार कोकिला किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता है विंध्यवासिनी देवी को। किन्हें कहा जाता है? विंध्यवासिनी देवी को। ये किस किस भाषा की गायिका या कवित्री रही है, तो देखिएगा हमारे बिहार की भाषा भोजपुरी, ठीक है, मगही और आपका मिथिला, ये सब हम लोग जानते हैं कि हमारे बिहार का लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज की ये गायिका रही हैं, कवित्री रही हैं। ठीक है, ये बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। वहीं अगर आपसे बात करता है बिहार केसरी, ठीक है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएंगे कौन, बिहार के पहले सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। क्या हो जाएगा? बिहार के पहले सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। देखना भारत कोकिला का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, अगर बात करें भारत कोकिला कौन थी, तो भारत कोकिला थी सरोजिनी नायडू। हम लोग जानते हैं कि भारत कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। अगर सरोजिनी नायडू से रिलेट करें तो बहुत सारा क्वेश्चन रिलेट हो सकता है, जैसे किसी भी राज्य की, भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये रही थी सरोजिनी नायडू। किस राज्य की रही थी? यूपी की रही थी। कांग्रेस की आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही थी? सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में। ठीक है, और बात करते हैं तो 1905 में इनका एक कविता आया था। क्या नाम था उसका? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। क्या नाम था? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये क्या था? ये इनका पहला कविता का नाम था। किनका? सरोजिनी नायडू जी का। तो हम लोग यहाँ पे देखें, वही पे देखना, ये विंध्यवासिनी देवी इसका आंसर हो गया। प्रभावती देवी, तो ये बिहार से स्वतंत्रता सेनानी रही थी। क्या? तो देखना, यह बिहार से स्वतंत्रता सेनानी रही थी, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, इतना याद रखना आप। देखो अगर बिहार में किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम आ रहा है तो कुंवर सिंह का नाम नहीं छूटना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जगदीशपुर के थे कौन? बाबू कुंवर सिंह, और उन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार की तरफ से काफी योगदान दिया था। बिहार को लीडरशिप कौन कर रहा था? तो बाबू कुंवर सिंह ही कर रहे थे, जो जगदीशपुर के थे। ठीक है, हमारे बिहार के थे। तो यहाँ पे आप लोग इतना याद रखना। चलिए आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 में, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका एक देश नहीं है, पूरा का पूरा महादेश है, मतलब एक कॉन्टिनेंट है। हम लोग जानते हैं कि कितना सारा कॉन्टिनेंट है, तो देखना, पहले तो देखना एशिया, ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका अफ्रीका, फिर आपका यहाँ पे यूरोप है,
यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे आपका दक्षिणी अमेरिका, इस टाइप से। देखो अब इस स्टेप में नहीं है, बताने का एक तरीका बता रहे हैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका अंटार्कटिका और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन, ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया। तो ये रहा आपका दक्षिण अमेरिका। और जब आप दक्षिण अमेरिका का मैप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक देश, और उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है वेनेजुएला। क्या नाम है, वेनेजुएला, वेनेजुएला। और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दक्षिण अमेरिका का द्वार। क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखना कि दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है वेनेजुएला, जो आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है। वहीं अगर बात करें भारत का द्वार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मुंबई को। यहाँ पे देखना, भारत का द्वार, भारत का द्वार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मुंबई को। अब देखना यहाँ पे याद रखिएगा, देखो एक दिल्ली होता है, एक मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन हो जाता है, मैक्सिमम टाइम आपका या तो दिल्ली रहेगा, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो कितना लोग को लगता है कि इसका आंसर दिल्ली होगा। भारत का द्वार क्या हो जाएगा, तो भारत का द्वार होगा मुंबई। और मुंबई में एक गेट है, उसका नाम क्या है, तो देखना यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। अब देखो बच्चा को कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि एक आपका इंडिया गेट है, एक आपका इंडिया गेट है और एक है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का द्वार कहा जाता है, मुंबई में है। जबकि इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में भारत की तरफ से जो भी सैनिक शहीद हुआ था, उनके याद के लिए इंडिया गेट बनवाया गया, ठीक है। चलिए आगे आइएगा। यहाँ पे देखो, अब अगर दक्षिण अमेरिका किसी भी देश का बात हो रहा है तो उसमें आप ब्राजील का नाम लेना मत भूलना। किसका, ब्राजील का। हम लोग जानते हैं कि ब्राजील जो है आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और क्या देख सकते हैं, तो देखना यहाँ पे ब्राजील में ही एक जंगल है, ठीक है, ब्राजील में ही एक जंगल है और उस जंगल का नाम है अमेजन, ठीक है। और इस जंगल को ही क्या कहा जाता है, इस जंगल को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन निकलता है। अब देखना ब्राजील से कितना सारा फैक्ट यहाँ पे निकलेगा। और देखना जिसे देखिएगा, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश है जिससे दक्षिण अमेरिका का सारा देश सीमा लगाता है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा देश है जिससे दक्षिण अमेरिका का सारा देश सीमा लगाता है, एक्सपेक्ट दो ठो, मतलब दो ठो ऐसा अपवाद में आता है। कौन कौन, तो वो आएगा आपका चिली और दूसरा आएगा आपका कौन सा, इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर। चिली और इक्वाडोर जो है वो आपका ब्राजील से सीमा नहीं लगाता है। और एक चीज और याद रखना दक्षिण अमेरिका से, कि पराग्वे और बोलीविया, पराग्वे और बोलीविया ये दोनों आपका दक्षिण अमेरिका का क्या, तो लैंड लॉक कंट्री है। कैसा कंट्री है, लैंड लॉक। लैंड लॉक मतलब क्या हो गया, तो लैंड लॉक मतलब हो गया कि इन देशों का जो सीमा है किसी भी समुद्र से नहीं लगता है, ठीक है। आप इतना याद रखना। देखना दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या, तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप किस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिएगा 3, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। मास्टर मतलब समझ में आ रहा है, मालिक, मतलब जो सबको कंडक्ट करता है, जो सबको इंस्ट्रक्शन देता है, उसे क्या कहेंगे, मास्टर। तो शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि, जो आपका मटर के शेप का होता है। कैसा, तो मटर के आकार का होता है। ये कहाँ पर स्थित होता है, तो एक अस्थि गुहा में स्थित होता है, एक अस्थि गुहा, ठीक है, अस्थि गुहा में स्थित होता है। और इस अस्थि गुहा का नाम क्या है, सेला टर्सिका। क्या नाम है, सेला टर्सिका। यहाँ पे क्या स्थित होता है, तो आपका यही पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या करता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। क्या करता है, देखना यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि को ये क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। मतलब उस अगर अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या काम करना है, कैसे क्या करना है, ये कौन करता है, तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। हम लोग देखे थे एक सेशन में कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या सिक्रेट करता है। मान लो कि देखो ग्रंथि ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो एक कैरी बैग है, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, ग्लैंड, ठीक है। इससे क्या निकल सकता है, तो एंजाइम निकल सकता है। क्या निकल सकता है, तो आपका हार्मोन्स निकल सकता है। तो
जिससे आपका जिस थैला से हार्मोन निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो अंतःस्रावी ग्रंथि। जिस थैला से आपका क्या निकलेगा, एंजाइम, वो क्या हो जाएगा, बहिस्रावी ग्रंथि। और एक ऐसा ग्रंथि जिससे हार्मोन भी निकलेगा, एंजाइम भी निकलेगा, वो कौन सा ग्लैंड है, तो वो है आपका अग्नाशय, या फिर आप इंग्लिश में क्या कह सकते हो, पैनक्रियाज। तो यहाँ पे आप इतना याद रखना। वही देखिएगा थाइमस, ये भी क्या है, तो थाइमस भी एक तरह का ग्लैंड है, थाइमस भी एक तरह का ग्लैंड है, ठीक है। कहाँ पे स्थित होता है, तो ये स्थित होता है आपका छाती के पास, ठीक है। और छाती में भी कहाँ, तो अस्टर्नम के पीछे। और ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में कि अस्टर्नम हड्डी के पीछे क्या स्थित होता है, तो ये होता है आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से और क्या कनेक्ट कर सकते हो कि ये बुढ़ापे में आपका थाइमस ग्लैंड काम करना बंद कर देता है। बुढ़ापे में थाइमस ग्लैंड क्या होता है, तो ये आपका काम करना बंद कर देता है, इतना आप याद रखना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ, या फिर आप इसको बेंच कह सकते हो, जो आम बोलचाल में हम लोग प्रयोग करते हैं, क्या बोल सकते हो, बेंच। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इतना जज का बेंच बैठाया गया। बेंच मतलब क्या होता है, देखो होता क्या है कि हम लोग जानते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में कितना जज है, तो 33 + 1 मतलब 34। एक हो गए आपके सीजीआई और 33 हो गए आपके अन्य। लेकिन होता क्या है कि 34 जज तो एक साथ बैठ के आपको फैसला देंगे नहीं। और आपका क्या, एक सिंगल जैसे छोटा मोटा मैटर रहा तो वो होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई सिंगल आदमी कोई फैसला दे रहा है और वही 2-4 लोग के ग्रुप से अगर कोई फैसला आ रहा है, तो ग्रुप वाला फैसला ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सिंगल आदमी तो अपना ओपिनियन दिया, 2-4 लोग अपना अपना ओपिनियन देगा और उसमें से जो सही रहेगा उसका फैसला आएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसा मैटर होता है जिसमें जजेस का बेंच बैठाया जाता है। आप देखना ये क्वेश्चन सब लोग याद रखता है कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा बेंच बैठाया गया था। लेकिन सेकंड वाला मैक्सिमम लोग नहीं याद रखते हैं। यहाँ पे देखना सेकंड वाला ही पूछा हुआ है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ, या फिर आप क्या कह सकते हो, बेंच, कब बैठाया गया, तो यहाँ पे देखिएगा पहले तो आ जाएगा बड़ा वाला, ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा बेंच कब बैठाया गया था, तो देखना 1973 में। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा बेंच कब बैठाया गया था, 1973 में। और इस केस का नाम क्या था, तो नाम तो बहुत फेमस रहा है, क्या नाम है, केशवानंद भारती केस, ठीक है। कब हुआ था ये केस, तो 1973 में हुआ था, जो कि यहाँ पे लिख चुके हैं। 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था। कितने जज इसमें बैठे थे, तो जज बैठे थे 13, ठीक है। कितने जज बैठे थे, तो इसमें जज बैठे थे 13। वहीं पे देखिएगा दूसरा जो यहाँ पे पूछ रहा है, दूसरा सबसे बड़ा बेंच कब बैठा था, 1967 में। कब, 1967 में। नाम क्या था इसका, तो नाम था इसका गोलकनाथ केश। इसमें कितने जजेस का बेंच रहा था, तो ये रहा था 11। और यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा सेकंड ही पूछा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गोलकनाथ केश में। अब एक चीज देखना, आप यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि ये भी आपका ऑड नंबर है और ये भी आपका ऑड नंबर है। तो हमेशा बेंच में आपका ऑड नंबर ही बैठाया जाता है। क्यों, क्योंकि देखो अगर 2 आदमी को बैठा दिए बेंच में, ठीक है, या 2 तो बहुत कम हो गया, चलो यहाँ पे 13 है, 14, मान लो कि 14 आदमी को अगर 14 जजेस का बेंच बैठाया गया, तो ऐसा हो सकता है कि फैसला आपका साथ साथ में आ गया। अगर साथ साथ में आ जाएगा तो फिर कोई फैसला ही नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर 13 है तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 6.5 आएगा। 6.5 फैसला कैसे आएगा, या तो 6-7 आएगा, मतलब हमेशा ऑड में ही आएगा। ऑड में आएगा तो जिसका संख्या ज्यादा रहेगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। जैसे अभी जो आपका क्या हुआ था 2016 में नोटबंदी हुआ था ना, तो उस पर भी हुआ था कि बहुत लोग पीआईएल जारी किया था और फिर यही कि गलत फैसला रहा था। उसमें भी जजेस का बेंच बैठाया गया था, तो उसमें आपका 5 जजेस का बेंच बैठाया गया था। फैसला कितने पे आया था, तो फैसला आया था 4:1 पे। मतलब 4 जज जो थे वो कह रहे थे कि फैसला सही था। और एक जज जो फीमेल में रही थी नागरत्ना, वो बोली थी कि नहीं ये गलत रहा था फैसला। तो फैसला आ गया, क्योंकि मेजोरिटी किसका है, ज्यादा, मतलब 4 कितने लोग बताए हैं सही, ज्यादा कितने लोग बताए, तो ये बताए 4 लोग और गलत बताए 1। तो ऐसे क्या हुआ कि फैसला सही में आया, ठीक है। आप इतना याद रखना। बात करें हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इसका चर्चा अनुच्छेद 124 में है। वहीं हाई कोर्ट का चर्चा अनुच्छेद 214 में है। हाई कोर्ट देखना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था, आप याद रखना। और वही सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो यह है आपका भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखना, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। अब आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे चर्चा कर रहा है आपका किस चीज से, फसल और उससे संबंधित राज्य, मतलब मैक्सिमम उत्पादन। जैसे देखना मक्का सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ये होता है यूपी में, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे यूपी तो सही है आपका। और यूपी में और भी क्या बहुत ज्यादा होता है, तो देखना दूध, ठीक है। ये जो आपका मिल्क का प्रोडक्शन है ये भी यूपी में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अभी राजस्थान यूपी से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, मिल्क में का भी प्रोडक्शन में आपका यूपी आगे ही रहता है। आगे देखना जूट, तो देखना जूट क्या होता है, जो बोरा नहीं होता है वो आलू वगैरह वाला वो, तो जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है और ये भी आपका सही था। कपास जो होता है इसका भी सबसे ज्यादा उत्पादन आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले क्षेत्र में होता है, महाराष्ट्र भी सही है। वहीं आ गया आपका सोयाबीन, आप लोग याद करो, बचपन में कभी याद किए होंगे, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश को तो नहीं कहा जाता है। सोयाबीन मतलब इसी सोयाबीन वहां बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है। और कहाँ होता है सबसे ज्यादा, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ होता है सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश, उसके बाद होता है आपका महाराष्ट्र में, और उसके बाद होता है आपका राजस्थान में। लेकिन आप याद रखना कि मध्य प्रदेश में पूरे भारत का कितना % सोयाबीन का उत्पादन होता है, ये हो जाएगा 52%। और इसी वजह से मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, सोया प्रदेश, ठीक है। आप इतना याद रखना। अगर बात करें लिथियम, तो हम लोग जानते हैं कि लिथियम अभी हाल ही में इसका भंडार कहाँ खोजा गया, जम्मू कश्मीर में। कुछ दिन पहले चर्चा हुआ था कि राजस्थान में भी आपका लिथियम का भंडार मिला, लेकिन वहां से निकालने में इतना ज्यादा खर्च हो जाएगा। लेकिन अब कितना लोग बोल रहा है कि नहीं मिला है वहां पे, लेकिन फिर भी अगर मिलता है तो इतना ज्यादा खर्च हो जाएगा जितना लिथियम का पूरा कॉस्ट भी नहीं हो पाएगा, इतना ज्यादा खर्च हो जाएगा वहां से लिथियम निकालने में। वही हम बात करें सोना का भंडार, तो देखना सोना का भंडार कहाँ पाया गया है, तो उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में भारी मात्रा में सोना का भंडार मिला। वही बात करें भारत में सबसे ज्यादा सोना कहाँ होता है, तो आप मूवी देखे होंगे KGF, वहां पे कोलार गोल्ड फील्ड का चर्चा हुआ। और ये कोलार, ठीक है, ये आपका कोलार गोल्ड फील्ड है कहाँ, तो ये है आपका कर्नाटक वाले क्षेत्र में। कहाँ है, तो ये है आपका कर्नाटक वाले क्षेत्र में। चलो ठीक है, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत था, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप आंध्र की जगह पे क्या कर लोगे, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलो आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हम लोग जानते हैं अफ्रीका आपका देश नहीं है, अफ्रीका आपका महादेश है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम आप देखना, अगर आपके पास वर्ल्ड मैप होगा, चूंकि स्टूडेंट हो तो होना भी चाहिए, वर्ल्ड मैप आप देखोगे तो ये क्या हो गया आपका पूरा अफ्रीका, ठीक है। और वहीं इसके साउथ वाले रीजन में एक देश है, इस देश का क्या नाम है, तो इस देश का नाम है साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इतना याद रखना। चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न मतलब होता है सिंग, मतलब यहाँ पे जब आप देखोगे, ठीक है, साउथ अमेरिका का जब आप ये साउथ अफ्रीका का जब आप ये वाला रीजन देखोगे, तो यहाँ पे आपको सिंग टाइप का दिखा हुआ मिलेगा। और क्वेश्चन इस टाइप से बहुत सारा आता है, ग्रुपिंग पूछ लेता है कि बताओ यहाँ पे क्या पूछा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं, तो यहाँ पे देखना, देखिएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, एक और ऐड कर लेना इरिट्रिया, ठीक है, इरिट्रिया। ये जो 4 देश है ये क्या है, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखो ऐसे ही करेगा, 3 नाम सही देगा, ये तो यहाँ पे इस टाइप का पूछा ना, आपका क्या करेगा, बोलेगा कि बताइए इनमें से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश नहीं होगा, 3 नाम सही देगा और एक नाम आपका गलती दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा नहीं होगा, 3 सही रहेगा। इस टाइप से पूछ सकते हैं, आप याद रखना, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और आपका इरिट्रिया। सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मेंबर। वहीं पे आप देखना कुछ और, जैसे देखिएगा अगर बात करें तो देखिएगा यहाँ पे बाल्टिक देश, नाम सुने हो ना, बाल्टिक देश हो गया, या फिर आपका आइटो यूटी हो गया, सब क्या है, देश का ग्रुप है। बाल्टिक देश में देखिएगा कौन कौन से देश आते हैं, बाल्टिक देश, ठीक है, बाल्टिक देश, ये आपका यूरोप का कंट्री आता है। क्या क्या हो जाएगा, एस्टोनिया और लातविया,
लातविया और लिथुआनिया। देखो इसमें भी 3 देश आ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है आपसे, पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा बाल्टिक देश नहीं है। कौन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि बाल्टिक सागर, बाल्टिक सी के आसपास ये तीनों देश पड़ता है, तो क्या हो जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बाल्टिक देश। एस्टोनिया, लातविया और आपका लिथुआनिया। वहीं देखिएगा अगर कभी कभी आपसे पूछता है स्कैंडिनेवियाई देश, क्या पूछेगा, स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या बोलेगा, स्कैंडिनेवियाई, और यहाँ पे ये क्या था, बाल्टिक। स्कैंडिनेवियाई में कौन कौन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका डेनमार्क, नॉर्वे और हो जाएगा आपका स्वीडन, ठीक है। देखो स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन सा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। ये तीनों आपका यूरोप का कंट्री है। यहाँ पे भी ये तीनों आपका यूरोप का कंट्री था, जबकि ये तीनों आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कंट्री है। अच्छे से नहीं लिखा है, एक बार यहाँ पे देख लेना क्या क्या हो जाएगा, डेनमार्क, स्वीडन और एक हो जाएगा आपका नॉर्वे, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, अगर आपको पता है, देखिएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए आइएगा, हेपेटाइटिस अगर आपको पता होता कि हेपेट वर्ड किसको इंडिकेट करता है, तो आपको इसका आंसर पता होता। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये हो जाएगा आपका यकृत, या इसी को कहते हैं लीवर, या इसी को कहते हैं जिगर, ठीक है। लोग बोलता है ना वो जिगर का टुकड़ा, तो वो जिगर कहाँ से आ गया, वो हो गया आपका लीवर। लीवर होता कहाँ है बॉडी में, तो ये लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन या सबसे बड़ा ग्लैंड, बहुत सारा क्वेश्चन है। लीवर कहो तो शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, बहुत सारा काम करता है। जैसे देखना बाइल जूस बनाता है आपका लीवर, और क्या बिलिरुबिन, ठीक है। बिलिरुबिन देखो नाम सुने होंगे आप लोग बिलिरुबिन का, जब जॉन्डिस होता है, ठीक है, जब जॉन्डिस होता है तो यकृत या फिर लीवर या फिर जिगर ही बिलिरुबिन बनाने का काम करता है। जब जॉन्डिस हो जाता है तो वो डैमेज हो जाता है, और वो अधिक मात्रा में क्या करता है, बिलिरुबिन बनाता है, जिस वजह से हमारा आंख, हमारा बॉडी क्या होने लगता है, येलोइश होने लगता है। तो लोग बोलता है पीलिया हो गया है या फिर आपका जॉन्डिस हो गया है। लीवर के बारे में देखना यहाँ पे, लीवर क्या, तो ये सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटरनल क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आपसे पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो ये हो जाएगा आपका त्वचा, क्या हो जाएगा, त्वचा, या फिर इसी को आप इंग्लिश में कहोगे स्किन। लेकिन अगर अंग पूछ लेता है इंटरनल ऑर्गन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीवर, या फिर मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका लीवर, ठीक है। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहलाता है हेपेटोलॉजी, क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी। एकमात्र ऐसा ऑर्गन जो आप डोनेट कर सकते हो, अगर हम चाहें तो हम अपना थोड़ा सा लीवर का पार्ट किसी को डोनेट कर सकते हैं, बाद में मेरा लीवर क्या होता है, फिर से बन जाएगा, ठीक है। तो इसे को याद रखना कि एकमात्र ऐसा ऑर्गन जो फिर से, जैसे छिपकली का आप लोग देखे होंगे, छिपकली का पूंछ क्या होता है, अगर छिपकली का पूंछ टूट गया तो वो फिर से जनरेट हो जाता है, रीजनरेट होने का काम करता है, वैसे ही काम लीवर भी करता है, रीजनरेट होने का, ठीक है। और हम लोग क्या देख सकते हैं लीवर में, तो ये राइट साइड में होता है बॉडी में, ठीक है, राइट साइड में। और जब देखो हेपेट आ रहा है ना, और जब वही लीवर में कुछ जब डैमेज होता है तो क्या हो जाता है, इसको कहा जाता है हेपेटाइटिस, क्या कहा जाता है, हेपेटाइटिस बहुत तरह का होता है, ABCD और आपका E, जिसमें सबसे भयानक वाला कौन होता है या फिर सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा होता है, तो ये होता है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं, हेपेटाइटिस बी ये हो गया। यहाँ पे देखिएगा हृदय, ठीक है, ये क्या काम करता है, तो ये ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है। हृदय जो है आपका 1 मिनट में कितनी बार पंप करता है, ये करता है आपका 72 टाइम्स, ठीक है, आप इतना याद रखना। चलिए आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा
वो हम लोग जानते हैं जापान जो है आपका द्वीपीय कंट्री है, ऐसा नहीं है कि चार ही द्वीप है, यहाँ पे नाम नहीं दिया, ठीक है। ये इसका चार जो है आपका सबसे बड़ा द्वीप है, चार जो है आपका सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ बस चार द्वीप है, बहुत सारे द्वीप है, लेकिन चार सबसे बड़ा बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा होगा आपका होन्शु, फिर होगा होक्काइडो, फिर होगा आपका क्यूशु, और फिर होगा आपका शिकोकू। देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा तो हो जाएगा आपका होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, और क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका क्यूशु। उल्टा बोल दिए क्या, होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू पहले आ जाएगा, देखिएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका शिकोकू, और फिर आ जाएगा आपका क्यूशु। ये क्या हो गया, जापान का सबसे बड़ा द्वीप। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पूछा है ना, तो ये हो जाएगा आपका होन्शु। होन्शु के बारे में याद रखना, जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। तो टोक्यो इसी द्वीप पर बसा हुआ है। टोक्यो जो है आपका जापान की जो राजधानी है वो कहाँ पे बसा हुआ है, होन्शु द्वीप पे बसा हुआ है। ये चार यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। एक चीज देखिएगा जापान के बारे में, तो इस बार जापान में ही क्या हुआ है, तो G7 का बैठक हुआ, क्वाड का बैठक हुआ। और देखना एकमात्र ऐसा कंट्री, जापान जो है आपका एकमात्र ऐसा कंट्री जहाँ क्या हुआ था, तो इस पे क्या किया गया, परमाणु बम का हमला किया गया। वो भी एक बार नहीं, दो बार। एक बार हुआ था आपका 6 अगस्त को, और दूसरा बार हुआ आपका कब, 9 अगस्त को। 6 अगस्त को कहाँ गिराया गया परमाणु बम, तो ये गिराया गया आपका हिरोशिमा पर। कहाँ, हिरोशिमा पर। और जबकि 9 अगस्त को नागासाकी पर, ठीक है, नागासाकी पर। हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था लिटिल बॉय। और यहाँ जो गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था, फैट मैन। यहाँ जो गिराया गया उसमें, उस परमाणु बम में किसका मात्रा था, तो उसमें था आपका यूरेनियम का मात्रा, ठीक है, मतलब समझो प्रयोग इसी पे कर लिया। और इसमें जो गिराया उसमें था आपका प्लूटोनियम का मात्रा। और एकमात्र ऐसा देश जिस पर परमाणु बम का हमला हुआ, इतना ज्यादा खतरनाक हमला था कि दोबारा फिर परमाणु बम का हमला किसी पे नहीं किया गया। जापान के बारे में बात करें तो इसे निप्पन के नाम से भी जाना जाता था। और क्या देख सकते हैं, तो देखिएगा, इसे पूर्व का ब्रिटेन भी कहा जाता है, पूर्व का ब्रिटेन, ठीक है। सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, सबसे पहले सूर्योदय यही होता है, क्यों, क्योंकि पूर्व दिशा में पड़ता है। और देखना इसका ये मैनचेस्टर कहा जाता है ना इसके एक शहर को, कौन से शहर को, तो ये हो जाएगा आपका ओसाका, ठीक है। यहाँ के अभी राष्ट्राध्यक्ष कौन है, तो ये है फुमियो किशिदा। इसके पहले कौन थे, शिंजो अबे, जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। आप इतना इसमें याद रखना। चलिए आगे आइएगा, पारा का अयस्क है। अब ये अयस्क क्या होता है, इसको इंग्लिश में आपको कहीं कहीं और लिखा हुआ भी मिलेगा, ठीक है। अयस्क क्या होता है, तो आप मान लेंगे, देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है खनिज और अयस्क में। देखो सबसे पहले होता क्या, मान लो कि ये चट्टान है, ठीक है, मान लिए कि ये चट्टान है, और उसके बाद देखना, अगर इस चट्टान से हम पारा निकाल लिए, ठीक है, अगर इस चट्टान से हम पारा निकाल लिए, या फिर इस चट्टान से हम एल्यूमिनियम निकाल लिए, ठीक है, एल्यूमिनियम निकाल लिए, तो ये क्या हो गया, जिस भी चट्टान जिस भी पत्थर से हम कोई खनिज या धातु निकाल सकते हैं वो क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है, ठीक है। जिस भी चट्टान से, जिस भी पत्थर से हम कोई खनिज या कोई तत्व, कोई धातु निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है आपका क्या, वो आपका हो जाएगा अयस्क। जैसे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि पारा का अयस्क है, मान लो कि इससे हम पारा निकाल रहे हैं, ठीक है, इससे बहुत सारा पारा निकाल लिए, तो ये क्या कहलाएगा, पारा का अयस्क। और ये कहलाएगा क्या, तो पारा का जो अयस्क होता है वो सीने बार होता है। पारा का जो अयस्क होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सीने बार। और आप इतना याद रखना कि अयस्क एक ऐसा प्रकार का चट्टान होता है जिससे कोई भी खनिज, कोई भी धातु, हम लोग जानते हैं ना, पारा क्या है, पारा आपका धातु है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में, द्रव धातु में रहने वाला एक, द्रव के रूप में रहने वाला एकमात्र धातु कौन सा है, तो ये है आपका पारा। तो आप समझे, मान लो कि ये है, ठीक है, इससे हम क्या निकाल लिए, इससे हम निकाल लिए एल्यूमिनियम। मान लो कि ये है, इससे हम निकाल लिए क्या, सोना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अयस्क, ये क्या हो गया, अयस्क।
तो आप इतना याद रखना क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो पारा किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क कौन है, देखो पारा अयस्क नहीं है, क्यों, क्योंकि पारा किसी चीज से निकाला गया, इससे अगर पारा निकाला गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अयस्क। वहीं देखिएगा गैलेना, गैलेना के बारे में भी बहुत क्वेश्चन आता है। गैलेना किसका अयस्क है, मान लो कि ये पहाड़ है, ठीक है, और ये पहाड़ क्या है, इसे क्या निकल रहा है, शीशा, ठीक है, इससे क्या निकल रहा है, शीशा। तो ये जो पहाड़ है ये किसका अयस्क हो गया, तो ये हो गया आपका किसका, शीशा का। और ये पहाड़ क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका गैलेना, ठीक है। तो जो गैलेना है ये किसका अयस्क है, शीशा का। देखो शीशा से आपका गैलेना नहीं निकलेगा, लेकिन गैलेना से आपका शीशा निकलेगा, और जिससे किसी धातु, कोई खनिज, कोई अधातु निकल रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो उसका अयस्क कहला जाता है। जैसे यहाँ पे और भी कुछ कुछ याद रखिएगा, बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो ये हो जाएगा आपका किसका, लोहा का। बॉक्साइट यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे देखना बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये है आपका एल्यूमिनियम का। हेमेटाइट, हेमेटाइट ये किसका है, तो ये है आपका लोहा का, ठीक है। चलिए गैलेना किसका है, तो गैलेना है आपका शीशा का, गैलेना है आपका शीशा का अयस्क। इसका मतलब कि ये तीनों कोई चट्टान होगा और इससे क्या हो रहा है, ये सब कुछ निकल रहा है। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं। जैसे अब देखो जब डॉक्टरोलॉजी हो गया और क्या, अगर डॉक्टर हम लोग देखते हैं कि गायनिकोलॉजिस्ट हुआ, जेरेंटोलॉजिस्ट हुआ, उससे क्या होता है कि उससे हमको पता चलता है कि उस डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो प्रॉपर इस इंसान का ही इलाज कर पाएगा। जैसे देखना बुढ़ापे का अध्ययन, इस क्या कहलाता है, ये कहलाता है जेरेंटोलॉजी। बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाता है, जेरेंटोलॉजी। वही देखना गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है, तो ये होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। ये क्या होता है, ये सिर्फ महिलाओं की बीमारी को देखता है कौन, तो ये हो जाएगा आपका गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। और देखिएगा जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट, नाम सुने होंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट ये क्या होता है, स्किन और हेयर संबंधी प्रॉब्लम ठीक करता है। जैसे देखना जियोलॉजी, ये क्या करता है, तो भूविज्ञान, भूविज्ञान संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, जियोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे आइएगा, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। देखो यहाँ पे आप मेनली गौर करना, सूचना अधिकार मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या, राइट टू इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये है क्या, तो देखो सरकार कोई भी कानून लाया, कोई भी काम किया, या फिर जो भी कुछ भी, जो भी ऑफिशियल डेटा किसी चीज पर आया, अगर हम चाहते हैं कि हम सरकार का वो पेपर देखें, हम उस चीज के बारे में नॉलेज रखें, तो कैसे, सरकार का कोई पेपर थोड़ी हमको देखने दे देगा, दिया भी नहीं जाता था, अभी भी सबको नहीं मिल पाता है। इसीलिए ये कानून लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसके तहत आप सरकार से कोई भी डेटा, कोई भी फाइल जो मांगने योग्य है वो आप सरकार से मांग सकते हो, देख सकते हो, और फिर उसमें कंक्लूजन निकाल सकते हो। यही आया आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, और बहुत ही अच्छा कानून है ये, बहुत ही अच्छा। देखो यहाँ पे मेनली आपसे देखो कितना डिटेल में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। हम लोग जानते हैं कोई भी बिल, ठीक है, मान लो ये बिल है, कोई भी बिल को एक्ट बनाना है, कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस होगा, बिल से एक्ट बनने में क्या प्रोसेस होगा, तो पहले तो इसको संसद के दोनों सदन से पारित होना होगा। अब या तो पहले लोकसभा से हो या तो पहले राज्यसभा से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पहले इसी से होना है, तो पहले तो राज्यसभा या फिर लोकसभा से पारित होना पड़ेगा। उसके बाद कहाँ जाना पड़ेगा, फिर आपका प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का जब फाइनल साइन हो जाता है तो कोई भी बिल क्या बन जाता है, ये आपका एक्ट बन जाता है, ये आपका कानून बन जाता है प्रेसिडेंट का साइन के बाद। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो देखना 12 जून 2005 को राष्ट्रपति का साइन हुआ और फिर सूचना का अधिकार आपको मिल गया एक आम जनता को। देखना, देखो ये आपका इसमें राष्ट्रपति का साइन हुआ, प्रभावी कब से हुआ, ज्यादा क्वेश्चन तो यही आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ, तो आरटीआई जो है आपका, आरटीआई एक्ट ये प्रभावी हो गया, ठीक है। आप इतना याद रखना। बात कर रहे हैं अधिकार का, तो मौलिक अधिकार का चर्चा होना लाजमी है। भाग 5 में क्या दिया गया है, सॉरी भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद देखे तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार। भाग 3 को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इसको मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, ठीक है। अगर हमसे हमारा कोई मौलिक अधिकार छीनता है तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं,
हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जाएंगे आपका किस अनुच्छेद के तहत, तो 226 के तहत। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते आगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखना। सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल होता है, अम्ल मीन्स एसिड। हम लोग जानते हैं कि एसिड कहाँ से कहाँ तक का पीएच मान वाला होता है, तो 0 से 7 तक वाला क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। ठीक है, 7 में क्या कहलाता है, तो ये आपका साल्ट कहलाता है या फिर लवण कहलाता है, और 7 के बाद 14 तक वाला क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका बेस। क्या कहलाता है, बेस। जैसे बात करें यहाँ पे सीसा संचायक बैटरी के बारे में बात हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका H2SO4। क्या हो जाएगा, H2SO4। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, या फिर इसको रसायनों का राजा कहा जाता है, रसायनों का राजा। ठीक है, आप इतना याद रखना। आगे आएगा HCl। हम लोग जानते हैं कि HCl को कहते क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर म्यूरेटिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड। ठीक है, कहाँ होता है ये, तो कहने को तो ये हमारे पेट में भी होता है। ठीक है, HCl जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये पेट में भी होता है। ठीक है, आपका अमाशय में भी होता है, और खाना को डाइजेस्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका HCl का भी होता है। आगे देखना, जैसे CHCOOH, ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। कौन सा, तो ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, तो हम लोग देखे थे कल या परसों वाले में, क्या, सिरका। ठीक है, सिरका में कौन सा एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड सिरका में होता है। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा H2SO4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आना। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो तो सिंधु घाटी सभ्यता, जो पूरी दुनिया की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा हुआ दूसरा बड़ा शहर, दूसरा शहर यहाँ पे देखना, लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखो सबसे पहले सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किस शहर की खुदाई की गई, जहां से पुराना चीज का साक्ष्य मिला, तो ये हो जाएगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा आज के समय में किस शहर में है, किस देश में है, तो हो जाएगा पाकिस्तान में। कब यहाँ खुदाई किया गया, 1921 ईस्वी में। कौन से नदी के किनारे है, तो नदी हो जाएगा आपका रावी नदी। कौन सा नदी, रावी नदी। कब खुदाई हुआ था, 1921 में। किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो दयाराम शाहनी, दयाराम शाहनी। आप इतना याद रखना। बात करें दूसरा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो शहर में खुदाई कब किया गया, तो मोहनजोदड़ो शहर में खुदाई किया गया 1922 में। ठीक है, कहाँ है, तो ये भी आज मतलब बाय डिफॉल्ट कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे, तो ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इस शहर का खुदाई कौन करवाया, वो करवाया कौन, R.D. बनर्जी। कौन, R.D. बनर्जी। और R.D. बनर्जी मतलब राखल दास बनर्जी। चलो यहाँ पे तो ये हो गया। अब हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। अब आप देखना किताब तो कंफ्यूजन कर देता है, इसका मतलब क्या हो गया, स्नानागार। ठीक है, स्नानागार, और इसका मतलब हो गया अन्नागार। ठीक है, अब जो कंफ्यूज नहीं होना, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन थी, तो ये हो जाएगा ग्रेट ग्रैनरी, मतलब अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत था। अगर ऑप्शन में अन्नागार नहीं रहेगा तब आप स्नानागार लगाओगे, क्योंकि इमारत, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और व्यापार दोनों होता था, ज्यादा व्यापार ही होता था। अगर आप मोहनजोदड़ो मूवी देखे होगे तो उसमें आप देखना कि जो उसमें एक्टर होता है वो जाकर के बेचता है सामान। आप कब सामान बेचोगे, जब आपके पास खुद ही वो सामान बहुत ज्यादा मात्रा में पब्लिश होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक है, तभी तो बेच पाओगे। तो यहाँ कृषि बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, और कृषि के लिए बड़ा बड़ा अन्नागार बनाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, तो यही हो जाएगा ये मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, लेकिन अब कहाँ है, अब ये पाकिस्तान में है। पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा शहर, तो भारत में सबसे बड़ा शहर हो जाएगा राखी गढ़ी।
कहाँ है? हरियाणा में। और अभी यहाँ क्या बनाया जा रहा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय या पहला संग्रहालय भी कह सकते हो। हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखी गढ़ी में। आगे आना, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यह है आपका धौलावीरा। कहाँ है? यह है आपका गुजरात में। क्या है कुछ खास इसमें? तो ये यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, कहाँ? यूनेस्को में। और यूनेस्को में कितने नंबर का साइट बना? तो ये बना है यूनेस्को में 40 नंबर का साइट। ठीक है, हमें हमारा यहाँ पे आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ग्रैनरी या फिर अन्ना गार्ड। ठीक है, चलिए देखो, अगर यहाँ बात करें कि अन्ना गार्ड यहाँ क्यों बनाया गया, कृषि बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा था, सामान का उपज बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा था। उसका एक रीजन ये भी था कि यहाँ का मैक्सिमम शहर किसी ना किसी नदी के किनारे बसा हुआ था। जैसे देखो, उत्तर में जो शहर था कौन था? मांडा, चिनाब नदी के किनारे था। यूपी में क्या था? आलमगीरपुर, किस नदी के किनारे था? हिंडन के किनारे था। यहाँ पे कौन सा था? तो ये था आपका क्या, नीचे में हो जाएगा आपका, कौन नदी के किनारे था? प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, प्रवरा नदी के किनारे शहर बसा हुआ था। और इधर क्या हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा आपका डास्क नदी के किनारे। तो मैक्सिमम जो शहर था वो आपका नदी के किनारे बसा हुआ था और नदी के किनारे था, तो इस वजह से वहां के आसपास का जमीन बहुत उपजाऊ था। ठीक है, चलो यहाँ पे आना, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? क्या? तो आंध्र भोज। ठीक है, चलो देखना यहाँ पे, तो ये कहा जाता है कृष्ण देव राय को। कृष्ण देव राय दक्षिण भारत के बहुत ही, कहो तो बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे थे, बहुत पावरफुल शासक रहे थे। किस वंश के थे? तो ये थे तुलुभ वंश के। तुलुभ वंश के। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, एक नहीं बहुत सारा, जिसमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन? अमुक्त माल्याद। कौन सा पुस्तक? तो ये हो जाएगा आपका अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद। जैसे हम लोग बचपन में नाम सुनते थे तेनाली रामन का, बचपन में तेनाली रामन का हम लोग स्टोरी पढ़ते थे। तेनाली रामन जो था किनके दरबार में था? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में ही था। ठीक है, जैसे और आइएगा, कृष्णदेव राय के बारे में बात करें तो तुलुभ वंश के थे। इनके समकालीन, ये दक्षिण भारत के थे ना, ठीक है, इधर के। तो उस समय दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में किस शासक का शासन चल रहा था? तो ये हो जाएगा आपका मुगल वंश की, मुगल वंश के बाबर का, मुगल वंश के बाबर का शासन चल रहा था। और बाबर जो अपना आत्मकथा लिखा था, ठीक है, उसमें किसका चर्चा किया था? तो कृष्णदेव राय का अपने आत्मकथा में चर्चा किया था। जैसे और देखिएगा, अमुक्त माल्याद के बाद एक और नाम याद है, जाम्बवती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम, ये पुस्तक भी किसके द्वारा लिखा गया? ये भी लिखा गया था किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा, जिन्हें आंध्र भोज। जैसे यहाँ पे देखिएगा राजेंद्र चोल, क्या देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में? तो राजेंद्र चोल चोल वंश का बहुत महत्वपूर्ण शासक था। किस वंश का? तो चोल वंश का। चोल वंश का बहुत महत्वपूर्ण शासक था। किसको जीत लिया था? तो श्रीलंका को। श्रीलंका को आधा, मतलब श्रीलंका का उत्तरी भाग, जैसे श्रीलंका मोती टाइप का है ऐसा बना हुआ है ना, तो देखना श्रीलंका का उत्तरी भाग कौन जीता था? राज चोल। जबकि पूरी श्रीलंका को कौन जीत लिया? वो जीता था राजेंद्र चोल। श्रीलंका के साथ साथ इंडोनेशिया और जामा सुमात्रा को भी वो जीत चुका हुआ था। कौन? तो यही हो जाएगा आपका राजेंद्र चोल, जो कि चोल वंश का बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक और पावरफुल शासक रहा था। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हुआ। आज 10 क्वेश्चन ही हो पाया, बहुत ज्यादा लंबा सेशन भी जा रहा था। ठीक है, तो आज इतना ही मैनेज करिए, बाकी हम लोग लाते रहेंगे और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।